नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 जून सन 2026। आज कबीर जयंती के अवसर पर हरियाणा राज्य सरकार ने 29 जून यानी आज सोमवार को सरकारी अवकाश घोषित किया है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 2 जुलाई को दस्तक देगी मानसून, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ होगी बारिश। सिलेंडर से मिलेगी राहत, PNG अपनाने के लिए शुरू हुआ जागरूकता अभियान। हरियाणा के रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत, दोबारा तय होगी पेंशन। अल नीनो का बड़ा असर, भारत में मानसून पड़ा कमजोर, कई राज्यों में बारिश का भारी घाटा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 4वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के फेल छात्रों को अब नहीं मिलेगा प्रमोशन। मनीषा डेथ मिस्ट्री, पिता बोले मैं अनशन पर जरूर बैठूंगा, आज से DC ऑफिस के बाहर करेंगे शुरू। भिवानी CBLU ने बढ़ाई एडमिशन डेट, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के 9 जुलाई तक होंगे आवेदन। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब इस उम्र के हो चुके दिव्यांग कर्मचारियों की सेवाएं होंगी समाप्त। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, खस्ताहाल इमारतें ढहाकर बनाएंगे नए वर्टिकल भवन। बीजेपी सरकार बनते ही नशा तस्कर छोड़ देंगे प्रदेश, पंजाब में बोले हरियाणा CM नायब सिंह सैनी। आयरलैंड ने पहली बार भारत को सीरीज हराया, दूसरा T20 मुकाबला 1 रन से जीता, टीम इंडिया ने 3 साल बाद गंवाई सीरीज। आरती राव के आवास का घेराव करेंगे हेल्थ वर्कर, भिवानी में प्रदेशाध्यक्ष बोली 5 जुलाई से करेंगे आंदोलन की शुरुआत। अमेरिकी ट्रेड डील पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 1 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक, बोले अहंकार छोड़िए नहीं तो किसानों की बर्बादी तय। भारत विमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से हराया, कप्तान हरमनप्रीत की 50 नहीं आई काम। और फ्रांस में गर्मी से 1000 लोगों की मौत, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान पहुंचा, सड़कें पिघली। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में रविवार को मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। एक और प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा में तेज गर्मी के बीच रविवार को मौसम बदल गया। दोपहर बाद भिवानी, कैथल के पुंडरी और फतेहाबाद के रतिया में बारिश हुई। वहीं शाम होते होते रोहतक, सोनीपत और नारनौल में भी मौसम बदल गया। सोनीपत में पहले तेज तूफान आया, इसके बाद बारिश हुई। वहीं नारनौल में बूंदाबांदी दर्ज की गई। गुरुग्राम में तेज आंधी चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो भिवानी में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 2 जुलाई तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बना रहेगा। इसी दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहेंगे और हवाओं की दिशा में बदलाव होने की संभावना है। वहीं 2 जुलाई के बाद मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने से प्री मानसून बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है। यदि मौजूदा अनुकूल परिस्थितियां बनी रही तो मानसून जुलाई के दूसरे हफ्ते तक हरियाणा के अधिकांश हिस्सों को कवर कर लेगा। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते को लेकर देश के किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। कुरुक्षेत्र से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने देश भर के किसान संगठनों को आगाह करते हुए कहा है कि अगर यह ट्रेड डील लागू होती है तो देश के किसानों की बर्बादी तय है। उन्होंने सभी संगठनों से अपील की है कि वे इस संकट की घड़ी में अपने व्यक्तिगत मतभेद और अहंकार को छोड़ दें। अगले महीने यानी जुलाई में इस पर मोहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सरकार के इस कदम को रोकने के लिए किसान संगठनों ने पहले से ही अपने चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अब इस आंदोलन को धरातल पर उतारने और इसे व्यापक रूप देने के लिए 1 जुलाई को अगली बड़ी बैठक बुलाई गई है। चढ़ूनी ने अपील किया कि जो संगठन पिछली बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे वे इस बार अपने 2 प्रतिनिधि अवश्य भेजें। किसान नेताओं का मानना है कि इस भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लागू होते ही विदेशी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे। अमेरिका जैसे देशों से आने वाले सस्ते और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद भारत के स्थानीय बाजारों पर हावी हो जाएंगे। इससे भारत के छोटे मध्यम वर्ग के किसानों, डेयरी उद्योग और पशुपालकों पर भारी आर्थिक दबाव बढ़ेगा और वे पूरी तरह कर्ज के दलदल में धंस जाएंगे। इसी आशंका को देखते हुए किसान संगठन अब देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की CET ग्रुप D भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अब तक 5,64,766 अभ्यर्थियों ने पंजीकृत कराया है, जबकि 3,62,450 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर दिए हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने अभी केवल पंजीकरण करवाया है और अंतिम आवेदन जमा करना बाकी है। ऐसे में आयोग ने उम्मीदवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। गौरतलब है कि आयोग ने CET ग्रुप D भर्ती के लिए आवेदन
प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 3 जुलाई 2026 रात 11:59 तक है। हरियाणा सरकार ने 19 जुलाई 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब ऐसे कर्मचारियों की पेंशन दोबारा निर्धारित की जाएगी जिन्हें नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिला। सरकार के इस फैसले से पात्र रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकेगी। हालांकि संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन 1 मई 2023 से पहले की अवधि का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए थे और जिन पर हरियाणा सिविल सेवा यानी पेंशन नियम 2016 लागू नहीं होते। अब ऐसे मामलों में विभागों को हर फाइल अलग अलग मंजूरी के लिए वित्त विभाग भेजने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य छूट के आधार पर ही पेंशन का पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया तेजी से होगी। इसके अलावा 1 मई 2023 से पहले की बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी यानी बकाया नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से संशोधित पेंशन का इंतजार कर रहे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के सोनीपत में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जीजीएल ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत कंपनी ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्षों और विभिन्न आवासीय सोसाइटियों के मेंटेनेंस मैनेजर्स के साथ संवादात्मक बैठक आयोजित की। यह पहल केंद्र सरकार की 24 मार्च 2026 की अधिसूचना के अनुरूप की जा रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी के बजाय पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बैठक के दौरान जीजीएल के अधिकारियों ने प्रतिनिधियों को पीएनजी के फायदे विस्तार बताए। उन्होंने कहा कि पीएनजी पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्वच्छ, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। इसके उपयोग से प्रदूषण कम होता है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर की बुकिंग तथा बार बार बदलने जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। यदि आवासीय सोसाइटियों का सहयोग मिलेगा तो बड़ी संख्या में परिवारों को जल्द ही पीएनजी सुविधा से जोड़ा जा सकेगा। हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई और विद्यार्थियों पर नजर रखने के लिए परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 4वीं से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की अब हर 6 महीने के बजाय प्रत्येक 3 महीने में परीक्षा होगी। जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। इसके बाद वार्षिक परीक्षा होगी। नई व्यवस्था लागू होने पर 4वीं से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को परीक्षा में असफल रहने पर अगली कक्षा में स्वतः यानी अपने आप ही प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब तक 8वीं तक नो डिटेंशन नीति के तहत किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन नए मॉडल में वार्षिक परीक्षा में असफल रहने वाले विद्यार्थियों को रोका जा सकेगा। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों का भी प्रदर्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। किस शिक्षक के कितने विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, बेहतर परिणाम देने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले शिक्षकों के लिए संबंधित शिक्षक को विशेष शैक्षणिक सहयोग देना होगा। हर त्रैमासिक परीक्षा के बाद अभिभावक शिवाय शिक्षक की बैठक यानी पीटीएम आयोजित होगी, जिसमें बच्चों के अंक, कमजोर विषय और सुधार के उपायों की जानकारी अभिभावकों को दी जाएगी। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी सेवा में बने हुए दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से रिटायर कर दिया जाए। वित्त विभाग ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित सेवा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पार करने के बाद सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। वित्त विभाग ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तथा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसलों के अनुपालन में जारी किए हैं। सरकार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी होने के बाद किसी भी कर्मचारी को अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति देना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी व्यवस्था न केवल सार्वजनिक नीति के खिलाफ है बल्कि कानून के भी विपरीत है। इसके बाद 10 मार्च 2026 के फैसले में भी हाईकोर्ट ने कहा है कि 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं जता सकते। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल बिल्डिंग को गिराकर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। नए बनने वाले भवन न सिर्फ आकर्षक हों, साथ ही वह वर्टिकल रूप में हो। बाकी जगह का इस्तेमाल बच्चों के लिए प्लेग्राउंड के रूप में होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग को सख्त हिदायत भी दी है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के किसी भी खस्ताहाल बिल्डिंग में बच्चों की क्लास न लगे। उन्हें आसपास के सरकारी भवन या फिर दूसरे स्कूलों में तब तक शिफ्ट कर दिया जाए जब तक नए भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री ने शिक्षा
विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में उपलब्ध साइंस लैब, कंप्यूटर लैब तथा अन्य सुविधाएं बच्चों को सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों में ड्यूल डेस्क जल्द उपलब्ध करवाने को भी कहा है। इसी बीच उन्होंने स्कूलों में पुराने हो चुके कंप्यूटर तथा अन्य उपकरणों की भी 1 महीने के अंदर नीलामी इत्यादि की प्रक्रिया को पूरा करवाने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों को नई बिल्डिंग की जरूरत है उनका निर्माण कार्य तेजी से किया जाए ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हरियाणा के रोहतक में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा है कि पुलिस मेरा भी एनकाउंटर करा सकती है। जयहिंद ने कहा कि मैं भी बिहार के भरत तिवारी की तरह क्रांतिकारी हूं, उसका भी इसी तरह एनकाउंटर हुआ, अब मैं निशाने पर हूं। जयहिंद भगवान परशुराम जयंती कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का जो भी मुंह काला करेगा उसे 5 लाख रुपए और जो जूतों की माला डालेगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। पैसों के लिए चाहे किडनी बेचनी पड़े लेकिन वादा पूरा अवश्य करूंगा। इसके बाद भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम में ही मौन रखा और बाद में सामूहिक मुंडन करवाया। नवीन जयहिंद ने कहा कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, उसका एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस ने हत्या की है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने हत्या करवाई है। नवीन जयहिंद ने आगे कहा कि आज देश क्रांतिकारियों का नहीं रहा है, जो आवाज उठाता है उसे मार दिया जाता है। भरत तिवारी अपनी आखिरी सांस तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, मैं भी लड़ता रहूंगा। भरत तिवारी की मौत पर न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोले और न ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ कहा। सिस्टम व सरकार दोनों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कुचल दिया जाता है, लेकिन वह सिस्टम व सरकार से लगातार सवाल ऐसे ही पूछते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब में बढ़ते नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि राज्य का सबसे बड़ा संकट नशाखोरी है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनते ही नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस दिन भाजपा सरकार बनेगी उसी दिन से नशा बेचने वाले पंजाब छोड़कर चले जाएंगे। रविवार को लुधियाना में धार्मिक समाज द्वारा संत कबीर के 628वें प्रकट दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने संत कबीर भवन के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की सहायता देने की भी घोषणा की। उन्होंने संत कबीर को सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का सबसे बड़ा संदेश वाहक बताते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार संत कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में संत प्रकाश पर्व मना रही है। नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता से किए वादों का आधा भी काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था मजबूत करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और संत कबीर के दिखाए समरसता के मार्ग पर पंजाब को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य हम तक पहुंचाएं। भारत में इस बार मानसून की रफ्तार उम्मीद से कमजोर होती नजर आ रही है। शनिवार तक देश भर में सामान्य से 43% तक कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा, लेकिन पूरे सीजन में बारिश सामान्य से 10% से अधिक कम रहने की आशंका भी बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह अल नीनो का प्रभाव और भारतीय महासागर डाइपोल का तटस्थ बने रहना माना जा रहा है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार अल नीनो आमतौर पर भारत में कमजोर मानसून पैदा करता है। IMD पहले ही जून से सितंबर के मानसून सीजन के लिए सामान्य से कम बारिश का अनुमान जता चुका है। करीब 60% संभावना है कि इस बार मानसून में 10% से ज्यादा बारिश की कमी दर्ज होगी, जिससे कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनने का खतरा बढ़ सकता है। बारिश की कमी का असर कई राज्यों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 1 जून से 27 जून के बीच मेघालय में सबसे अधिक यानी 82% कम बारिश दर्ज की गई। वहीं गुजरात में 79%, मणिपुर में 71%, छत्तीसगढ़ में 68%, झारखंड में 66%, महाराष्ट्र में 59%, तो उत्तर प्रदेश में 56%, ओडिशा में 52% और बिहार में 50% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश में 41% बारिश की कमी हुई है, जो कृषि के लिहाज से चिंता का विषय मानी जा रही है। उधर राजधानी दिल्ली में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान भी बढ़ा रही है। शनिवार दोपहर 2:30 बजे फील्स लाइक तापमान 51.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सीजन का सबसे अधिक स्तर भी रहा। यदि आने वाले दिनों में IOD की स्थिति नहीं बदलती तो अल नीनो का असर कृषि, जलाशयों और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। भिवानी के गांव डाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में CBI की जांच चल रही है। वहीं पंचायत में फैसला लिया गया है कि 29 जून से DC ऑफिस के बाहर अनशन किया जाएगा। इसे लेकर मनीषा के पिता संजय कुमार ने कहा कि वह बेटे की न्याय की लड़ाई में खुद अनशन पर जरूर बैठेंगे। जो आना चाहे उसका बेटे की न्याय की लड़ाई में स्वागत है। हालांकि जब वे DC से अनशन की परमिशन लेने गए तो उन्हें अनुमति नहीं मिली। इसके बावजूद वे अनशन के फैसले पर अडिग हैं। संजय कुमार ने कहा है कि उनकी बेटे की मौत को तकरीबन 10 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी उनकी बेटी को न्याय
नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को भी काफी लंबा समय हो गया है जांच करते हुए, उनकी जांच भी पूरी हो चुकी है, लेकिन वे भी खुलासा नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई जल्द से जल्द खुलासा करे। सीबीआई की तरफ से अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जिसके कारण असंतोष जारी है, इसीलिए यह अनशन करना पड़ रहा है। करीब 10 महीने पहले मनीषा घर से प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। ड्यूटी के बाद स्कूल से निकली, लेकिन उसकी डेड बॉडी खेतों में पड़ी मिली। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। भिवानी स्थित चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी यानी सीबीएलयू ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातकोत्तर यानी पीजी, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 9 जुलाई कर दी है। वहीं स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 30 जून को फिजिकल काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। यूनिवर्सिटी परिसर और ऑनलाइन पोर्टल पर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों की सहायता के लिए यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां कर्मचारी और स्वयंसेवक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, उन्हें भी आवेदन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम काउंसलिंग से पहले अपना परिणाम यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। यूरोप इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव की चपेट में है। फ्रांस में भीषण गर्मी से तकरीबन 1000 अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है। हेल्थ एजेंसी ने रविवार को बताया कि ये मौतें 24 जून से 27 जून के बीच हुई। अतिरिक्त मौतों का मतलब है कि पिछले कुछ सालों में हुई औसत मौतों की तुलना में इस बार तकरीबन 1000 लोग अधिक मरे हैं। खासकर राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए हैं। वहीं जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे 16 देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुमान के मुताबिक कहीं सड़कें पिघल रही हैं, तो कहीं स्कूल बंद करने पड़े हैं, तो कहीं जंगलों में भीषण आग भड़क उठी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में ऐसी गर्मी की लहरें और अधिक बार आएंगी, ज्यादा समय तक रहेंगी। पेरिस के एक सुपरमार्केट में इतनी ज्यादा में खरीदार पहुंचे कि पंखे कूलर का स्टोर कुछ ही घंटों में खाली हो गया। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार लगातार 3 दिनों तक रेड वार्निंग जारी करनी पड़ी है। पूरे ब्रिटेन में 1000 से अधिक स्कूलों को बंद करना पड़ा है। वहीं जर्मनी का पड़ोसी डेनमार्क ठंडे देश के रूप में जाना जाता है। वहां पर भी इस बार ऐसी गर्मी पड़ी है जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। डेनमार्क की सड़कें पिघलने लगी हैं। सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 5097 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 20 जून को 1,45,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,32,000 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,17,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है, यानी इसकी कीमत 15,432 रुपए कम हुई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,28,124 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 31 दिसंबर 2025 को सोने का दाम 1,33,000 रुपए पर थे। तब से लेकर अब तक सोना 36,000 रुपए इस साल सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को यानी साल के आखिरी दिन 2025 में 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। तब से लेकर अब तक यानी 149 दिन बीत जाने के बाद चांदी 1,69,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। वहीं $1 का दाम 94 रुपए 36 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।